नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार DLED 4th सेमेस्टर के लिए आज आपकी SST की क्लास को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक हमने बच्चों उत्तर प्रदेश के अध्ययन ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन में हमने उत्तर प्रदेश के फसलों के बारे में, उत्तर प्रदेश की सिंचाई के बारे में, उत्तर प्रदेश की नहरों के बारे में, उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न के बारे में, उत्तर प्रदेश के ऋतुओं के बारे में हमने अब तक जाना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में जनजाति जीवन, ये सब हमने अपने अभी तक का जो अध्ययन किया उसमें हमने जाना। इसके बाद का जो चैप्टर है, सेगमेंट है कह सकते हैं, पॉइंट, वो है आपकी उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं कला, या कह सकते हैं विरासत, कला संस्कृति का विरासत। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राचीन सभ्यता का एक उद्गम स्थल है। वैदिक साहित्य में, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश में कला, संस्कृति, इतिहास एवं परंपराओं की एक समृद्ध विरासत है। बौद्ध हिंदू काल लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी के ग्रंथों का वास्तु शिल्पकला में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसका बड़ा ही योगदान है। 1947 के बाद भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक का चिन्ह भारत सरकार ने धारण किया, अर्थात सारनाथ से जो अशोक की 4 स्तूप लाइट मिली है, उस पर 4 सिंह खड़े हुए हैं, वही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। तो सारनाथ में वो अशोक की लाइट मिली है, इसलिए सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ के बारे में अगर चर्चा की जाए तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक विरासत के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 बौद्ध भिक्षुओं को। इसके अलावा बौद्ध इतिहास में इस घटना को उपदेश देने का जो वर्णन है सारनाथ में, वो जब प्रथम उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने, तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इसके अलावा सारनाथ में ही गौतम बुद्ध को, सारनाथ का दूसरा नाम ऋषिपतनम, अर्थात यहाँ पर जो पहले ऋषिपतनम या मृगदावा के नाम से भी इसको जाना जाता है। सारनाथ में जो पहला जो सारनाथ जो स्थान था, यहाँ पर पहले हिरण बहुत मात्रा में पाए जाते थे, तो इसीलिए इसको मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में गुप्त काल में सारनाथ का बड़ा ही महत्व रहा। गुप्त काल में सारनाथ गुप्तकालीन कला का केंद्र बिंदु मानी जाती थी। खुदाई के दौरान यहाँ से अशोक के स्तंभ और कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मौर्यकालीन कला का अद्वितीय उदाहरण प्राप्त हुआ है, जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, जिसको हम अशोक लाइट के नाम से जानते हैं या अशोक की लाइट के नाम से जानते हैं। सारनाथ को जैन धर्म, हिंदू धर्म में भी महत्व दिया गया है। जैन ग्रंथों में सारनाथ का एक नाम मिलता है, उसको सिंहपुर के नाम से सारनाथ को उद्घोषित किया गया है। तो यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी स्थित है, जहाँ सावन के महीने में मेला लगता है। विरासत और स्थापत्य कला या स्थल की जो बात करें, उसमें सारनाथ का हम जिक्र करते हैं, और सारनाथ का इसलिए जिक्र करते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाइट, वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। 1947 में भारत ने जब अपना राष्ट्रीय चिन्ह जानना चाहा या राष्ट्रीय चिन्ह की जब उसे जरूरत थी, तो उसने अशोक की लाइट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में धारण किया। इसके अलावा सारनाथ, मैंने बताया, गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ, मैंने बताया कि गौतम गुप्त काल में कला और संस्कृति का एक केंद्र के रूप में भी विख्यात स्थल था। यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक के कई शिलालेख और स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं।
सारनाथ न केवल बौद्ध काल से संबंधित है या बौद्ध शिक्षा संस्कृति से संबंधित है, बल्कि यहाँ जैन धर्म और हिंदू धर्म को भी पर्याप्त मान्यता प्राप्त थी। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सारंगनाथ देव का मंदिर है। यहाँ सारंगनाथ देव का मंदिर है, जिसके सारंगनाथ देव का मंदिर है, जहाँ पर सावन के महीने में मेला लगता है। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि जो हमारे विरासत स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। उन स्थलों में सारनाथ के बारे में हमने आपको बताया। अब सारनाथ के जो आक्रमण है, सारनाथ पर अनुश्रुतियों से हमें ज्ञात होता है कि 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सारनाथ पर आक्रमण किया और यहाँ पर जो पूजा स्थल थे, जो बौद्ध स्तूप थे, जहाँ बौद्ध शिक्षा कला का केंद्र था, उसको इसने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। लेकिन फिर बाद में 1905 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर कार्य किया, उत्खनन करवाया, तो जो स्थान समाप्त हो गए थे उनका जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये सारनाथ के बारे में थोड़ा सा जो डिटेल था हमने आपको बताया। इसके अलावा सारनाथ हो गया। अच्छा, सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है बच्चों, आपको मालूम है? सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस शहर से 13 मील की दूरी पर स्थित है। अर्थात कह सकते हो वाराणसी के आसपास ही सारनाथ स्थित है। अब बात आती है आगरा। दूसरा जो आपका स्थल है उसका नाम है आगरा। आगरा का नाम वैसे तो कई ग्रंथों में इस नाम से भी मिलता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जब राजा को एक नए स्थान की ज़रूरत थी राजधानी बनाने के लिए, उस समय लोगों ने कहा कि चलो आगे देखते हैं कि कोई अच्छा स्थान मिल जाए जहाँ राजधानी बनाई जा सके। तो इस प्रकार से राजा और सेना के साथ कूच कर दिया। करते करते काफ़ी लंबी यात्रा तय कर गए। यात्रा तय करने के पश्चात आपस में जब बात हुआ करे, पूछा करे कि भाई अभी तक कहाँ है राजधानी का स्थल, तो उसको कह देते आगे रहा, मतलब आगे रहा। तो आगे रहा करके एक स्थल की खोज की, तो इसका नाम आगरा पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि ऋषि अंगरीष की यहाँ तपस्वी स्थल था, यहाँ तपस्या ऋषि अंगरीष ने की थी, तो ऋषि अंगिरा के नाम पर भी इसका नाम आगरा पड़ा। लेकिन आधुनिक काल में ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें पता चलता है, इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। लोदी वंश का जो द्वितीय शासक था सिकंदर लोदी, उसने एक नई राजधानी बसाने के लिए 1504 में आगरा की स्थापना की। अब आगरा राजधानी नहीं था, पहले राजधानी दिल्ली था, दिल्ली सल्तनत की। लेकिन जब राजधानी बन गया तो इस नगर का निर्माण किया गया, नई नई इमारतें बनाई गई, नए नए स्थल बनाए गए, और उन्हीं इमारतों के चलते आधुनिक समय में अगर चर्चा करें तो वर्तमान आगरा मंडल में उत्तर प्रदेश के 29 जिले समाहित होते हैं। उक्त कार्यों के सफल संचालन हेतु ताजमहल, आगरा किला, एतमाद-दौला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, मेरठ, कन्नौज मंडलों की स्थापना की गई। आगरा का जो किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया, और ये जो आगरा का किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया, यमुना के दाएं तट पर स्थित है। इस आगरा किला में कई और भी इमारतें स्थित हैं, जिसमें जोधा का महल,
ये लाल बलुआ पत्थर से आगरा का किले का निर्माण हुआ है। सम्राट अकबर ने 1565 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से आगरा किले का निर्माण किया। स्थानीय बलुए पत्थर से निर्मित यह दुर्ग कला एवं संस्कृति का एक उत्तम उदाहरण है। 1586 से लेकर 1638 ईस्वी तक आगरा मुगलों की राजधानी रहा। इसके अलावा आगरा में और भी कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जिसमें एतमाद-दौला का मकबरा, जो भारतीय इतिहास में पूर्ण संगमरमर से निर्मित पहली ऐतिहासिक इमारत है। इसके अलावा आराम बाग, जो बाबर के द्वारा बनवाया गया। सिकंदरा, जो अकबर का मकबरा है, ये भी आगरा में ही उपस्थित है। इसके अलावा आगरा से लगभग 35-36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने करवाया। फतेहपुर सीकरी को विजय स्थल के नाम से या विजयनगर के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है, वो फतेहपुर सीकरी या आसपास की इमारतों में सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, जिसको बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी एक महल है, एक नगर है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी जो महल है, उसी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थापित है, जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में शीश महल है, बीरबल का महल है, जोधाबाई का महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, ये तमाम प्रकार की जो इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। फतेहपुर सीकरी में बगीचा भी है। तो ये भी आगरा नगर क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आगरा नगर विश्व की महत्वपूर्ण इमारतों में से कह सकते हो विश्व का 7वां अजूबा आगरा में ही स्थित है, जिसको ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, जिसका निर्माण 1631 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा कराया गया। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ महल की याददाश्त में ये ताजमहल का निर्माण करवाया। विश्व के विभिन्न देशों से, विदेशों से लोग ताजमहल का दीदार करने के लिए भारत में आते हैं और भारत से उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्थान करते हैं। और उत्तर प्रदेश का एक मंडल, जिसमें आगरा, जिसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई, वहाँ पर ये ताजमहल स्थित है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन एक बार आया था कि ताजमहल सबसे ज़्यादा सुंदर कब दिखाई देता है। ताजमहल मून लाइट में सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, अर्थात चांदनी रात में सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो ये आगरा के बारे में मैंने बताया। यहाँ पर मीना बाज़ार, कोठी मीना बाज़ार, बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, कई फारसी और अरबी फारसी स्थापत्य कला की विरासत के रूप में आगरा को जाना जाता है। इसके अलावा आगरा आपका पेठा बनाने के लिए, पेठा जो मिठाई होता है, पकवान होता है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। आगरा चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है। आगरा कालीन बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा आगरा में डॉक्टरों की अगर बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी डॉक्टरों की जो संख्या है, अस्पतालों की जो संख्या है, वो आगरा में ही स्थित है। तो इस प्रकार से आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। आगरा के पास ही मथुरा है और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली, द्वारकाधीश मंदिर और रेलवे जंक्शन, मेरठ है। मेरठ में नौचंडी का मेला लगता है। तो ये जो स्थल हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसके अलावा कुशीनगर जो स्थल है,
वो कुशीनगर अथवा कुशीनारा भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण अर्थात जीवन त्यागने से संबंधित स्थल है। ऐतिहासिक स्थलों के लिए कुशीनगर संसार भर में प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध को निर्माण यहीं प्राप्त हुआ था। कुशीनगर प्राचीन भारत के तत्कालीन महाजनपदों एवं मल्लों की राजधानी के नाम से भी विख्यात है। कुशीनगर वर्तमान में देवरिया जिले के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मुख्यतः विश्व भर के बौद्ध तीर्थ यात्री भ्रमण के लिए यहाँ आते हैं। कुशीनगर से सम्राट अशोक ने 8वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने इस स्थान की यात्रा की। अशोक ने यहाँ 3 स्तूप और 2 स्तंभ बनवाए। कुषाण शासक कनिष्क ने कुशीनगर में विहारों का निर्माण करवाया। गुप्त काल में यहाँ अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण भी किया गया। ये कुशीनगर बौद्ध, जैन और गुप्त और हिंदू धर्मों से संबंधित बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में विद्यमान है। अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों की बात करें तो इसमें कई एक महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसमें आपका नौचंडी का मेला, देवी नौचंडी का मेला मेरठ के पास लगता है। देवी नौचंडी का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है जो मेरठ जिला में पड़ता है। यह मेला मेरठ की शान है। यहाँ पर ही हजरत बाले मियाँ की दरगाह भी है और नौचंडी देवी का मेला एक मंदिर के पास स्थित है। यहाँ जो नौचंडी का मेला लगता है, यहाँ पर एक मंदिर स्थित है और जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद देवी नौचंडी का जो मेला था वो कहाँ लगता है? मेरठ जिला में लगता है। बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद देवी पाटन उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर नगर में स्थित है। यहाँ साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में विशेष उत्सव के साथ मेला लगता है। देवी पाटन अर्धकुंभ का मेला कहाँ लगता है? इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में प्रत्येक 6 साल के बाद अर्धकुंभ मेले का आयोजन होता है। इलाहाबाद को संगम स्थल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। अर्धकुंभ का आयोजन कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है। सावन में या माघ का मेला जो 1 महीने लगातार चलता है वो कहाँ लगता है? इलाहाबाद में ही लगता है, जो जनवरी के महीने में आयोजित होता है। रामनवमी का मेला अन्य मेलों में मथुरा, वृंदावन, अयोध्या में अनेक पर्वों पर मेला और झूले मिलते हैं, जिनमें प्रभु की प्रतिमाओं सोने और चांदी के झूलों पर रखकर झुलाया जाता है। ये झूला मेले लगभग 1 पखवाड़े तक चलते हैं। कार्तिक मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में डुबकी लगाई जाती है, जिसे कतकी का मेला या कार्तिक मेला के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक समय में गढ़मुक्तेश्वर, सोरों घाट, राजघाट, काकोरा, बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि स्थानों पर इन मेलों का आयोजन होता है। इसके बाद बटेश्वर का मेला आगरा से ही नज़दीक स्थान है। आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है और यहाँ पर आगरा का प्रसिद्ध ऊंट मेला भी लगता है। देवा शरीफ, यह है बाराबंकी जिले में स्थित। देवा शरीफ मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। संत वारिस अली शाह की जो मज़ार है वो बाराबंकी जिले के देवा शरीफ नामक स्थान पर है, इसलिए देवा शरीफ का मेला भी लगता है। संत का नाम क्या है? संत वारिस अली शाह की जो मज़ार है वो देवा शरीफ में है, इसलिए देवा शरीफ मेला यहाँ लगता है। त्यौहार आप लोग जानते ही होंगे, हिंदुओं के त्यौहार है, होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, भैया दूज है, कुछ और भी पूर्णिमा, अमावस्या है। इसके अलावा मुस्लिमों के त्यौहार है, ईद है, ईद उल मिलाद है, और उसके बाद
क्या नाम ताजिया निकलते हैं, और जुमेरात है, 12 वफात है, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। हाँ, सिख धर्म में बैसाखी है, गुरु गोविंद सिंह जयंती है, बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा है, जैन धर्म में महावीर जयंती, और ईसाई धर्म में क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे आदि प्रमुख मेले हैं। ठीक है, ये हमने आपको उत्तर प्रदेश के कह सकते हो समग्र जो अध्ययन है एक निश्चित तौर पर सारांश के रूप में हमने आपको करा दिया। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला चैप्टर होगा मैं कराऊंगा, और इसके लिए आपको आगे का वीडियो देखना अनिवार्य है। और सभी लोग बिना टेंशन पढ़ाई करते रहिए, और सभी को बहुत बहुत प्यार, सभी को नमस्कार।